आज मैं बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय वर्ष के लिए का विराम चिन्ह के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। जब तक बच्चों के अंदर ये जानकारी ना हो कि हिंदी कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरना, रुकना, चलना, कैसे चलना है, कब रुकना है, कब बैठना है, कब। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, 15 विराम चिन्ह हैं। 15 विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए हमें हिंदी को पढ़ना, बोलना, लिखना चाहिए। यदि ये नहीं आ पाता तो निश्चित है कि हमने आपको बताया ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, विराम चिन्ह 15 प्रकार के होते, जिसमें पहले आता है अल्पविराम। अल्पविराम से मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। थोड़ा से रुकने का मतलब ये होता है, जैसे आता है राम, प्रकाश, है, पंडित और तिवारी भी वहाँ पर गए थे। तो ये बीच में जो राम, प्रकाश आदि आते हैं, वहाँ अल्पविराम लगेगा। यानी थोड़ा रुकना, आपको ज़्यादा नहीं रुकना, थोड़ा सा बस झंडे देते हुए आपको अंत में पूर्ण विराम लगा देना है, ये काम पूरा हो जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये केवल नाम के बाद 2-3 नाम जहाँ होते ना, वहाँ उसके बाद आपको अल्पविराम लगाना पड़ेगा और फिर पूरा वाक्य, जैसे अभी हमने आपको बताया, राम, अल्पविराम प्रकाश, अल्पविराम पंडित और तिवारी जी वहाँ पर थे, बस पूर्ण विराम। अल्पविराम का इतना ही अर्थ होता है। दूसरा आप देखेंगे अर्धविराम। अर्धविराम में क्या होता है, थोड़ा सा एक वाक्य होता है, तो उसमें जैसे आता है चलो, चलो के बाद आपको अल्पविराम से थोड़ा सा ऊपर बिंदी लगाना पड़ती है, वो अल्पविराम, वो अर्धविराम कहलाता है। जैसे चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए, पूर्ण विराम। अच्छा हुआ एक अलग बात हो जाती है, चलो एक अलग बात हो जाती है, और तुम आ गए ये पूरी बात हो गई। तो मध्य में जो लगेंगे वो क्या, कभी कभी ये वाक्य में भी लग जाते हैं। एक वाक्य हुआ, 2 वाक्य हुआ, और जब पूरा हो जाता है तो फिर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। अनेक कोई वाक्य भी होता है तो उनके से जो संयुक्त बन के मिलके बनता है, तो वहाँ हम अर्धविराम का उपयोग करते हुए और पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब एक आता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम से मतलब ये होता है कि एक अवतरण आता है। जैसे वातावरण में 80% आर्द्रता है, ऐसा लिखा है, तो हम जब उसको बोलेंगे तो आर्द्रता बिंदी बिंदी लगा के 80% ऐसा लिख के हमें पूरी बात को कह देते हैं, तो आ जाता है ये अपूर्ण विराम। अब आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से मतलब ये होता है कि जहाँ अल्पविराम बहुत सारी जब लग जाते हैं वाक्य में, जिनकी ज़रूरत होती है, जहाँ जो आवश्यक होते हैं उनको लगाते हुए और अंत में हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, यानी हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे मेरा नाम राम है, ये पूरा वाक्य हुआ। तो इस वाक्य में, क्योंकि यहाँ कोई अल्पविराम की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं नहीं पड़ती, केवल एक वाक्य के बारे में हम कह रहे हैं कि पूर्ण विराम क्या होगा, कहाँ लगेगा, तो ये हो जाता है मेरा नाम राम है और पूर्ण विराम। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में व्यक्ति से प्रश्न के बारे में पूछा जाता है, कोई बात पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ गए थे, हैं? ये हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आखिरी में लगा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि हम देखते हैं बच्चे नहीं लगाते, बात पूछ लेते, बोलने में नहीं बोलते, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखने में भी नहीं लगा पाते हैं, तो ये त्रुटियां हो जाती हैं। अब अगला हम चर्चा करेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह से मतलब होता है कि जिनमें बीच में दोनों शब्दों से संबंध होता है, बिना एक शब्द के इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, वो होते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह से मतलब होता है, जैसे मान चलिए ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान के बीच में जो हम चिन्ह लगाते हैं वो योजक चिन्ह होता है। और विज्ञान, अल्पविराम लगा दीजिए आप। फिर आता है माता पिता, तो माता के बीच में जो हम चिन्ह लगाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं कि कभी कभी ने देखा बच्चों को डैश लगा दिया, अल्पविराम लगा दिया, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती, ये तो गलत हो जाता है।
तो करना क्या है, माता योजक चिन्ह और फिर पिता अल्पविराम। भाई बहन, तो भाई के बीच में जो लगता है, क्योंकि बिना भाई के बहन अधूरी, बहन के बिना भाई, तो दोनों में एक जुड़ने के लिए जो शब्द होते हैं वो योजक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। सुख दुख, दिन रात, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है आज आता है निर्देश सूचक चिन्ह। निर्देश से मतलब ये होता है कि आपको किसी वाक्य के संबंध में निर्देश दिया जाता है। राम, जैसे उदाहरण के लिए राम आम खाता है, डैश लगा दिया, राम द्वारा आम खाया गया, ये पूरा वाक्य हो जाता है? तो जो निर्देश होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कि योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। फिर अगला आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब ये होता है जहाँ आश्चर्य हो, जहाँ कोई सडनली घटना घट जाती है और हम औचक रह जाते हैं, वो सब आ जाते हैं काय के अंतर्गत, निर्देश सूचक के अंतर्गत, विस्मयादि बोधक चिन्ह के अंतर्गत। जैसे ओह, कांटा चुभ गया, ओह जो आवाज आती है उसके बाद हम लगा देते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और आता है अरे तुम यहां हो, एकदम, क्योंकि हमने देखते कि पता नहीं था कि ये आ रहे, अरे तुम यहां हो। तो इस प्रकार के जो आती हैं चीजें वो आती हैं आपको। जैसे आता है हे राम, हे राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, हे राम रक्षा करो, और पूर्ण विराम लग जाता है। इसको हम कह देते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब आता है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं कभी कभार, अब देखा है साहब, एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगा रहता है तो बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो कोई छापने वाला भूल गया, और आप डबल कर देते हो उसको। ना ना ना, ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह अलग होता है, जिसको हम कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामाज, और दूसरे को कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामाज, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो आखिर इनका उपयोग कहाँ होता है, ये आपको आज जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक गहरा उद्धरण चिन्ह आता है। जैसे मान के चले आप कोई कविता जयशंकर प्रसाद की लिख दी अपन ने, कामायनी अल्पविराम, ऊपर लगा दीजिए इन्वर्टेड कामाज, एक गहरा। क्लियर है? शास्त्री जी का नारा, जैसे शास्त्री जी ने कहा था जय जवान, सिंगल इन्वर्टेड काम लगिए, अल्पविराम लगा दीजिए, जय जवान जय किसान, पूर्ण विराम लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामाज पूजा। तो यहाँ रचनाओं के अंतर्गत, वस्तुओं के अंतर्गत जो हम लगाते हैं वो लगा सकते हैं इन्वर्टेड कामाज सिंगल। रचना, किसी कवि की रचना लिख देते हैं ना, और फिर उसके ऊपर आप सिंगल इन्वर्टेड कामाज लगा के और पूर्ण विराम लगा के लिख सकते हैं। तो साहब दोहरा इन्वर्टेड कामाज कहाँ लगाया जाएगा? दोहरा इन्वर्टेड कामाज लगाया जाता है मुख्य रूप से डेफिनेशन में, परिभाषा। क्यों? क्योंकि ये स्वयं राइटर की या कवि लेखक की खुद की वाणी के द्वारा कहा गया, खुद जो कहा जाता है वो डबल इन्वर्टेड कामाज में आता है। तो क्लियर हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कामाज कहाँ लगाया जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामाज कहाँ लगाया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोष्टक पर आए। कोष्टक का बहुतायत मात्रा में तो हिंदी में तो कम होता है, मगर गणित में ज़्यादा होता है। मगर हमारे यहाँ कैसे होता है ये देख लीजिए आप। जैसे हमने कहा था कि गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है, श्रेष्ठ उपन्यास है। तो जब गोदान के बाद हम प्रेमचंद लिखेंगे तो उनको हम इन्वर्टेड कामा उसमें कोष्टक में कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते। मेरे कहने का मतलब ब्रैकेट में उसको कर दिया और लिख दिया कि आप गोदान, और ब्रैकेट लगाया और उसमें लिख दिया प्रेमचंद जी का श्रेष्ठ उपन्यास है, पूर्ण विराम, बात हुई है। तो इसके लिए हम इनका उपयोग कर देते। कभी कभार ये होता है, जैसे आप देख लीजिए, आप ब्रैकेट होता है और बड़ा इन्वर्टेड कामा होता है, बड़ा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, सर्पाकार कोष्टक होता है। तो साहब बड़ा कोष्टक कहाँ उपयोग कर देते हैं? हिंदी में हम बहुत कम करते हैं। सर्पाकार कोष्टक ऐसा होता है जैसे अपन लिखा दूरभाष, और दूरभाष में 4-5 मोबाइल नंबर लिख दिए, उसको ब्रैकेट में कर दिया,
इसके लिए हम उपयोग इसका कर देते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि संक्षेप सूचक चिन्ह हमारी हिंदी में हमें ये दिया गया है कि इससे आप कोई चीज को संक्षेप में कर सकते हैं। जैसे पंडित, पापा रम की बिंदी, डा में छोटी की मात्रा टा, पंडित। अब पंडित पे केवल अम की बिंदी लगा दीजिए और उसमें आप संक्षेप सूचक चिन्ह एक जीरो के समान होता है, बिल्कुल बिंदी नहीं रहेगी, उसमें जीरो होता है, तो उसको हम लगा देते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ाने वाला उसको पंडित ही पढ़ेगा, वो पा में अम की बिंदी नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? पंडित। क्यों? क्योंकि हमने उसको शार्ट किया, हिंदी में ऐसा है और हमें मान्यता है। और देख लीजिए आप उदाहरण, जैसे डॉक्टर, अर्ध बिंदी डा में आके अर्ध बिंदी लगा के और हम बिंदी लगा देते हैं, तो उसको पढ़ने वाला डॉक्टर ही पढ़ेगा, होता है। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे मध्य प्रदेश पूरा लिख के, मां लिख के और अपने लगा दिया, और प्रदेश लिख के लगा दिया, ले मध्य प्रदेश पढ़ेगा कोई? है विश्वविद्यालय लिख दिया, देखिए वी में छोटी की मात्रा और फिर लगा दिया, फिर छोटी, और हम उसको विश्वविद्यालय ही पढ़ते हैं, 60 में होने के बावजूद भी पढ़ते हैं। तो ये होता है विश्वविद्यालय के संदर्भ में, यानी जिसमें हम संक्षेप सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब आता है विवरण चिन्ह, विवरण सूचक। विवरण सूचक से मतलब होता है कि जब हम किसी चीज का अर्थ लिखते हैं या व्याख्या करते हैं, लिख के अर्थ, और आजकल बच्चे कुछ भी डर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ये लिख दिया, नहीं, उसमें क्या होता है, एक लाइन किए और बिंदु लगा दिए और फिर लिखना चाहिए। कि हिंदी के नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उस पर हमें चलना होता है। क्योंकि बहुत सारे एक आपको व्याख्या दी जाती है, उसमें कह देते साहब चिन्ह लगाइए, और बच्चों को नॉलेज होता है तो लगा पाते हैं, अंत नहीं लगा पाते हैं। तो आज का विषय हम इसलिए लाए हैं कि आप इस पर जरा ध्यान से गौर करके और फिर उसका उपयोग करिए, आप मिलाइए, लिखिए और फिर उसको लगा के फिर दूसरे टॉपिक को देखिए कि सही लगा कि नहीं लगा। क्लियर? चलिए आगे चल के हम देखते हैं तुल्यता सूचक है, समता तुल्यता सूचक जिसे हम कहते हैं। ये भी हमारे हिंदी में कम उपयोग में लाए जाते हैं, ये अधिकांशतः गणित में ज़्यादा लिए जाते हैं। जैसे विद्या धन आलय हमने लिख दिया, विद्या धन आलय, फिर बराबर आ गया है, जो बराबर का आता निशान आता है वो हमारे इसमें उपयोग में लिया जाता है। तुल्यता ने दोनों मिलाकर जो उसमें पूरा निकलता है, जैसे एक धन एक बराबर 2, तो बराबर जो लगाया जाता है वो तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। और इसमें एक और आ जाता है 14वां हंस पद सूचक। आखिर इसका क्या उपयोग होता है? हंस जैसा हंस का पैर होता है ना, ऐसे वो चिन्ह होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, समझ जाइए आप। तो ये जब कोई चीज लिखते लिखते छूट जी आती है तो उसको हम लिख देते हैं। जैसे मैं सागर आया था, मैं सागर, अब ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया तो पूरा लाइन काट दिए, नहीं, वहां क्या करेंगे आप, मैं सागर, हंस पद चिन्ह लगाइए, ऊपर लिख दीजिए कल या आज आया था, बात पूरी। क्योंकि हिंदी में काटने की कोई जगह नहीं है, पूरी काटने की अपेक्षा उसमें केवल हंस पर लगाकर आप एक लाइन भी जोड़ दीजिए ना। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको फेयर करेंगे, मगर लिख सकते हैं आप। जो पढ़ने वाला होगा वो क्रम से ही पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? मैं सागर कल आया था, ऐसा पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदी में हंस पर लग दिया और ऊपर यहाँ जुड़ेगा वो। हाँ, और ये ध्यान रखिए कि हंस पर लगा के कभी नीचे नहीं लिखा जाता, उस पंक्ति के ऊपर ही लिखा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभार गलती हो जाती, नीचे लिख देते तो कौन पढ़ेगा भाई, वो तो नीचे वाली लाइन का होगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये कहाँ कैसे लगाए जाते हैं। और फिर एक लास्ट आ जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। कोई चीज़ समाप्त हो जाता है, टॉपिक, अच्छे विद्यार्थी, जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी जरा कॉपी उठा के देखिए आप, वो सारी चिन्हों का उपयोग करते हैं, तब कहीं हिंदी में जाके इतना अंक पा सकते हैं। तो समाप्ति सूचक में डैट लगा के क्रॉस करके और समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जांचने वाला भी कॉपी देखता है तो साहब ये समझ जाता है कि आगे अब हमें पलटने की जरूरत नहीं है, तो सब हो गया।
बच्चे नहीं लगाते और फिर आगे बढ़ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको ब्रह्मचर्य के बारे में समझाया। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा समझाने से आप आज से सुधार करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े विद्यार्थी हमने देखे हैं कि जब सब गलत लिख देते हैं, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए तो कहीं पूर्ण विराम लगा दिया। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों।